ओके जो भी तो हमने ये देख लिया था कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हो गया था। अब हम आगे पावर पर आते हैं। वर्क हमने देख लिया और पावर देख लिया। सर आपने 6 नहीं करवाया 2 नंबर का 2 लाइन का आंसर 6 को डिस्कस करते मैकेनिकल सिक्स क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइजेज में आइए और सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। Potential energy of freely falling object. The potential energy of a freely falling object decreases progressively. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मुक्त अवस्था में गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी ना, फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। क्यों कम होती जाती है? क्या आपको ये बात मालूम है कि ईपी की वैल्यू mgh होती है और हाइट अगर कम होगी तो क्या उसकी ईपी नहीं कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वल अमाउंट, इस सेंटेंस को अर्पिता पूरा करो। इक्वल अमाउंट ऑफ, सही है, इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड। काइनेटिक एनर्जी उसमें जनरेट हो जाएगी कि नहीं? जनरेटेड। सो इट डज नॉट डिफाई, डिफाई का मतलब है उल्लंघन नहीं करता। इट डज नॉट डिसोबे, मर्जी हो तो डिसोबे लिखो, अब मर्जी हो तो डिफाई। सो क्योंकि अगर हमने देख लिया था अगर उसकी 5 जूल कम हुई तो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई कि नहीं? सो इट डज नॉट डिफाई भी लिख सकते हो या डिस ओबे। तो डिफाई का मतलब है, अब इसके आगे सनी सेंटेंस पूरा करो। अच्छा ठीक है यशिका। वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वैसे ही एनर्जी की बात कर रहा है तो हम एनर्जी के बारे में लिखें, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी पे भी इक्वली लागू होता है। अब देखें, क्या 7th क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है? हाँ। कि अगर आप ये है तो फूड एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी बनी, और सर बस हमने मस्कुलर टू देखो फूड एनर्जी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया? मस्कुलर एनर्जी, और फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 2 तरीके की है। अगर मान लो कोई चीज रोटेट हो रही है तो रोटेशनल है, और कोई चीज सीधी चल रही है तो ट्रांसलेशनल। सीधे चले तो ट्रांसलेशनल, और रोटेट करें तो रोटेशनल। यानी जो केई है वो 2 तरीके की है। कौन कौन से 2 तरीके की है? बाइसिकल में रोटेशनल होता होगा ना। अब जैसे साइकिल का पहिया है तो उसमें क्या है? रोटेशनल। और एक है ट्रांसलेशनल। मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी सीधी चलती चली जा रही इंटरस्टेलर स्पेस में, हवा में, तो उसमें ट्रांसलेशनल है। और बताओ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कौन सी है? रोटेशनल। तो सर वो जो ऊपर पोटेंशियल बॉडी ऑफ फ्रीली फॉलिंग वो वाली जो लाइन है वो भी आंसर नहीं है ना? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जब ये आधे पे आई कम हो गई, तो लेकिन वो कहाँ गई?
क्या उतने ही अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई? सबसे ऊपर 10 जूल थी, यहाँ 5 आई, 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी और 5 जूल काइनेटिक एनर्जी। और जब सबसे नीचे पहुंची तो 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी लेकिन 10 जूल काइनेटिक एनर्जी। संडे में हम लोगों ने किया कि नहीं? तो मतलब वो उतने ही अमाउंट बदलेगी, जितनी इसमें कम हुई उतनी बदली। प्लस भी हो जाएगा जैसा माइनस। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं अरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कहाँ गया अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? तो कम हो गई। तो फिर नहीं, कम नहीं हुई है, वो ट्रांसफॉर्म हुई है। अब जरा देखें कि 8 so does the transfer of energy takes place when you push a huge rock? तो हम उस पे क्या करते हैं? muscular force we apply in pushing a huge rock by applying muscular force. तो but it does not displaced. तो हमने कहा कि हमने फोर्स लगाया तो अब वो पत्थर तो हिला नहीं। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है तो where is the energy you spend goes when you might with all your might and fail to move. आप किसी पत्थर को मूव करें या दीवार को तो कुछ होता नहीं है, वो सब बात है। तो वो कह रहा है कि आपने कोशिश की और कुछ हुआ नहीं, तो किस चीज में आपकी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर हुई? तो यू गेट वार्म अप। जैसे कोई पुशअप करता है तो क्या धीरे धीरे बॉडी गर्म हो जाती है? सो हीट एनर्जी में। So our muscular energy gets transformed into heat energy. भाई आप जैसे कहीं किसी दीवार पर बार बार ऐसे ऐसे करें या कुछ भी करें या किसी चीज को हिलाने की कोशिश करें, नहीं हिल रही है, पूरे दिन लगे रहे तो आपका पसीना गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि योर बॉडी गेट वार्म अप। सो अल्टीमेटली मस्कुलर और आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। आप कहेंगे हमने तो थ्योरम पढ़ी है कि जितना वर्क करो वो काइनेटिक एनर्जी बदलता है, तो हमने तो यहाँ इतनी एनर्जी लगा दी, काम कुछ हुआ नहीं, तो कहाँ गई हमारी एनर्जी? तो हम कह सकते हैं भाई ये तो हमारी एनर्जी भी खत्म हुई, काम भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी झूठा है। झूठा नहीं है, उतनी हीट एनर्जी में डेवलप हुई है। समझ में आई बात कि नहीं? सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है when you apply force तो क्या होता होगा? Yes, the transfer of energy takes place. Yes, the transfer of energy takes place. अब आप कहेंगे टेक्स प्लेस कैसे हुई? क्योंकि सुनो जरा, ट्रांसफर तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होती है। जैसे तुम किसी चीज पर प्रेशर लगाते हो, तुम किसी स्प्रिंग पर प्रेशर लगाते हो, तुमको मालूम नहीं चल रहा है, तुम वॉल पे भी प्रेशर लगा रहे, जानते हो यहाँ पे ये बोर्ड दब रहा है, ये क्या हो रहा है? तो यू उसको आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो। व्हेन यू अप्लाई ए प्रेशर ऑन पेन, तो आपको मालूम है ज़्यादा तेज दबाओगे तो ये इसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा। बॉल पे ही करो। सो इससे क्या होता है? तो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? भाई आपने उसके इलेक्ट्रॉनों को दबा दिया, पास कर दिया। सो यस, हमने जो एनर्जी लगाई वो उसमें ट्रांसफर हो गई। और वो उसमें किस रूप में ट्रांसफर हो गई? दैट इज, जैसे आपने क्या किया कि ये देखो, तो ये इसमें जब बॉल टकराती है, मालूम है इस तरीके की हो जाती है, बिलियर्ड्स वाले खेलते हैं, ये बिल्कुल दब जाती है रैकेट में, या जिसमें दिखाया हो, हमने भी आप लोगों को कई बार वीडियो में दिखाया है, स्लो मोशन में देखोगे बिल्कुल यहाँ दब जाती है, और फिर वो उछल के वापस जाती है, दबती है और उछलती है, जैसे स्प्रिंग ना हो वैसे। तो ऐसे ही जब मैं किसी चीज पर प्रेशर लगाता हूँ तो वो दब जाएगी, आपको दिखेगा नहीं, आप कहोगे दीवार कैसे दब गई, तो ये दब जाएगी। आपको मालूम है कि ये अर्थ में इतना स्पेस है, कितना स्पेस है? आपको मान लीजिए न्यूक्लियस अगर एक बॉल के बराबर है, तो ये जो उसका रेडियस है, कॉस्को की बात तो जोधपुर है, इलेक्ट्रॉन जोधपुर में चक्कर रहा है।
अगर मैं कहूँ कि जोधपुर में कि मेरी कास्को की बाल घूमोगे, जाओ न्यूक्लियस को ढूंढ लाओ, तो तुम पूरे जोधपुर के चक्कर लगाओगे उस न्यूक्लियस को ढूंढने के लिए। तो उसी तरीके से अगर पूरे अर्थ को कोई श्रिंक कर दे तो एक पॉइंट हो जाए, फिर न्यूक्लियस को भी श्रिंक किया जा सकता है। यही तो आइंस्टीन की बिग बैंग थ्योरी है कि सारा संसार एक पॉइंट से उत्पन्न हुआ है, और अल्टीमेटली जो ब्लैक होल है उसमें बड़े बड़े सोलर सिस्टम और गैलेक्सी पॉइंट बन के घुसते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो फिर पॉइंट बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गैलेक्सी। क्यों? क्योंकि इतना स्पेस है। अब सोचो जोधपुर में एक बॉल कास्को के बाकी खाली जगह है। ऐसे तो ये एटम है, दिखने में कहते हैं सॉलिड है, अरे कुछ सॉलिड नहीं है। इसके अंदर जितनी जगह है वो तो बहुत ज्यादा है। नहीं बात समझ में आई? अगर हम इसको कंप्रेस करें ब्लैक बोर्ड को, कितना बन सकता है? ब्लैक बोर्ड तो कंप्रेस क्या करो, अर्थ को कंप्रेस करोगे तो जो तुम्हारी पिन है ना, पिन का डॉट उतना ही इतना बनेगा। बड़ा तो एक एटम होता है। हाँ, तो वही चीज है, अल्टीमेटली एवरीथिंग तो कैन बी। मतलब एक अर्थ को हम एटम की साइज में ला सकते हैं। हाँ, अर्थ नहीं, एटम की साइड नहीं, अल्टीमेटली कंप्लीट यूनिवर्स। क्योंकि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 50,000 सोलर सिस्टम है, और इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में 50,000 नहीं 50 मिलियन 50 मिलियन है, और यूनिवर्स में 50 मिलियन गैलेक्सी हैं। तो अब आप समझो इन सब को पॉइंट साइज बनाया जा सकता है, हम न जाने कितने यूनिवर्स हैं। तो ये भी नहीं कि यूनिवर्स के अंत में दीवार खड़ी है। तो वो उन्होंने बताया कि आइंस्टीन ने कि सब चीज किससे विस्फोट से उत्पन्न हुई है, एक पॉइंट के विस्फोट से उत्पन्न हुई है, और अल्टीमेटली फिर किस में मिल जाएगी, पॉइंट। तो इनका कहने का मतलब है यस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जब आप किसी को पुश करते हो तो अल्टीमेटली आप उसमें क्या करते हो, डिफॉर्मेशन। और अगर किसी चीज को डिफॉर्म किया जाए तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी डेवलप होगी? डिफॉर्मिंग शेप चेंज कीजिए। हाँ, शेप चेंज कर दो बॉल का, शेप पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं? तो मान लीजिए आपने इसी को प्रेशर लगा दिया और डिफॉर्म कर दिया, तो मैंने इस पे प्रेशर लगाया, ये समझो एक बॉल है, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने अब इसको प्रेस कर दिया, तो इसमें हमारी एनर्जी कहाँ गई बताओ, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और जब हटाओगे यहाँ तो फिर उछल जाएगा। तो ऐसे इस पर भी आप लगाओगे तो यस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। It is used to increase। सर तो आपने जब वो स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी ना? जितनी भी ये सारी चीजें हैं एटम्स, वो आपस में एक स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल है। तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, और हम जब प्रेशर लगाते हैं तो पास आ जाते हैं, फिर वो दूर चले जाते हैं। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। सो इट इंक्रीजेस, यूज्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ये चीज कही गई, ठीक है। और आगे क्या पूछा गया इसी में कि व्हाट इज द, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, सम ऑफ इट्स एनर्जी, कुछ तो डिफॉर्म करने में यूज हो रही है, सम ऑफ आवर एनर्जी इज यूज्ड टू हीट अस या वार्म अप। एक पार्ट उसका भी तो है ना, एक पार्ट ऑफ एनर्जी is used to warm up us। अब देखिए कि पावर क्या होती है। मान लीजिए कि ये अभी जस्ट स्कूल का ये देखो, नोट्स लिख के आई थी। ये मान लीजिए ईशान दौड़ रहे हैं, और ये ठीक है 10 मीटर हाइट पर है, ये चले गए, और ये 40 किलो के ईशान है, ठीक है ईशान। और
यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गए हैं और इन्होंने 10 सेकंड लिए। 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लिया? 10 सेकंड। और वहीं पर दूसरी तरफ एकलव्य भी चल रहे हैं और इन्होंने भी 10 मीटर चला। तो अब ये देखो, ठीक है, और एकलव्य भी चल रहे हैं। सो अब एकलव्य भी 40 किलो के हैं और इन्होंने 5 सेकंड लिया। तो बोलो किसने ज्यादा वर्क किया? ज्यादा वर्क ज्यादा वर्क किया। देखो आपका मसल वर्क कर रही है, अब जब सीढ़ी चढ़ इक्वल वर्क किया ना, दोनों ने सेम वर्क किया, क्योंकि आपके मसल ने वर्क किया और आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई mgh। योर वर्क डन इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड। जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आपके वर्क डन से ही तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो वर्क डन निकालो और एकलव्य। So work done. So work done in each case is equals to क्या? Force into displacement. अच्छा फोर्स कितना है बताओ? भाई mg है। तुम्हारा जितना वेट है उतना ही अपने आप को ऊपर उठा लो, चाहे रस्सी पे चढ़ के उठा लो। कुछ लोगों को आपने देखा ना रस्सी पे चढ़ते हैं तो वो क्या अपने वेट के अपोजिट फोर्स लगा के मस्कुलर फोर्स से ऊपर चढ़ते होंगे। -400। तो अब जरा देखो कि mg कितना फोर्स लगाया, अपने वेट के अपोजिट ही तो फोर्स लगाया, और हाइट कितनी चढ़ी? अरे नहीं, मैं फोर्स बता तो रही हूँ। 40 into 10 जी कितना ले लिया? माइनस होएगा ना। ठीक है, मतलब देखो उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम जिधर फोर्स लगा रहे उधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव नहीं है। हमने जो मस्कुलर फोर्स ऊपर लगाया और क्या हम ऊपर ही चढ़े कि नीचे गिरे? वो सही बात है, ग्रेविटी के अपोजिट है, लेकिन जैसे वर्क डन है तो हम एक्सटर्नल एजेंसी ने किधर फोर्स लगाया, ऊपर कि नीचे? हम लोग हैं एक्सटर्नल एजेंसी, ग्रेविटी तो नहीं लगाया, ग्रेविटी भी लगा रही होगी, लेकिन हमारी मसल्स ने ऊपर फोर्स लगाया कि नीचे? 2000। और तुम डिस्प्लेस किधर हुई? 2000। ऊपर। तो जिधर फोर्स लगाया जाए अगर वहीं डिस्प्लेसमेंट हो 2000 तो बात समझ में आएगी नहीं? तो फिर पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नहीं? भाई हम चढ़े तो पॉजिटिव वर्क डन माना, तो क्यों 2000 कहाँ से आ गया? वही तो 2000 तो 4000 जूल कितना वर्क डन हुआ? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात बताइए कि किसने पर सेकंड ज्यादा वर्क किया? एकलव्य वर्क ने। अपॉन टाइम होगा देखो 4000 अपॉन। इसने 1 सेकंड में कितना काम किया ईशान ने? सर ये हम किसका 400? ये ईशान का ले दोनों का वही, क्योंकि mg into h। 400 नीचे 2000। भाई mg into s की जगह h लिख लो, mgh। समझ आई बात की नहीं? पावर किसके पास ज्यादा, ईशान के पास कि एकलव्य के पास? क्योंकि एकलव्य 5 सेकंड में कर रहा है, 1 सेकंड में ये कितना काम कर देता है? 800 चलो तो अब हम निकालेंगे कि पावर क्या है दोनों में। वर्क डन तो सेम है ना, तो तुमने 2 लेबर बुलाए घर में और मान लो दोनों काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहा है और शाम तक पुताई कर रहा है तुम्हारी वाइट वाश, और 1-2 घंटे में करके चला जाता है, तो पावर किसकी ज्यादा मानी जाएगी? 2 घंटे। ठीक है, वर्क दोनों ने उतना ही किया। ये जरा देखो, तो इसलिए व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर का क्या फार्मूला होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। तो P इज कैपिटल है और W बाई स्मॉल t। तो ये चीज हो गई, लेकिन क्या ये जूल होता है? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सेकंड्स होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कह सकते हैं? वॉट और
वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे ये चीज दी है। तो हाँ उसमें स्टीम इंजन समझ में आ गई बात। तो अब मुझे बताइए पावर ऑफ ईशान क्या है? वही 4000/10 तो वर्क डन बाय ईशान 400 watt 400 watt तो 4000 जूल और अपॉन 10 सेकेंड, तो बोलो कितना हो गया? 400 watt अच्छा, पावर ऑफ एकलव्य कितनी है? 4000 watt 800 So that is work done upon time, तो 4000 और अपॉन 5 सेकंड तो कितना हुआ बताओ? 800 वॉट। तो किसकी पावर अधिक हुई? एकलव्य की पावर ज्यादा हो गई। सो अगर ऐसी बात है तो एकलव्य मुझे बताएं 1 वॉट क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नाउ एकलव्य 1 वॉट की डेफिनेशन बताइए। जब वॉट लिखा जाएगा तो W छोटा रहेगा। बोलो। अच्छा नहीं बता रहे हैं तो साक्षी बता दो। सर हम बता बोलो। 1 watt is the power of an agent which does the work at the rate of per joule second 1 joule per second 1 joule per second In 1 second. Then the power of that agency is 1 watt. अगर 1 जूल वर्क किया जाए, सुनो सही है, वो भी ठीक है। ये देखो तो पावर बोलो, अगर ये 1 जूल नहीं दिया जाए और ये 1 सेकंड तो कितना हुआ? 1 जूल पर सेकंड या फिर 1 वॉट हुआ। When any बॉडी या एक्सटर्नल एजेंसी, कोई भी काम करने वाला हम सब एक्सटर्नल एजेंसी हैं। सो इफ अ मशीन सर ठंडी लग रही है इसलिए ओके डज कितना काम करे बताओ? 1 joule अब देखो, इफ अ मशीन डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, 1 जूल in 1 second, in 1 second, then power of that machine is 1 watt। हाँ तो मतलब ये सिंगल में लिखो तो कैपिटल, जैसे न्यूटन है तो सिंगल में कैपिटल और न्यूटन लिखो तो छोटा। नहीं तो बेइज्जती होता ही नहीं है हाँ। बाड़ी में बेच देंगे। अब जरा देखें, कॉल सेंटर कॉल करेंगे मैं सोच रही हूँ तो कितनी जगह जेम्स बॉन्ड पूरा लिखा हुआ है, उनकी फोटोएं भी है, उनको अगर भेजेंगे तो नाउ अब बात की गई है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 जूल। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सब लोग भी लिख लें कि 1 किलोवाट में 1000 वाट। या इन्होंने ये भी बोला है 1000 जूल पर सेकंड, तो उन्होंने बड़ी बात है जूल पर सेकंड में बताया, क्योंकि वाट ही तो जूल पर सेकंड है। अच्छा अब देखिए कि एग्जाम्पल 11.7, ये इसमें रस्सी बंधी हुई है और 2 लड़कियां हैं जो उस पे चढ़ रही है। एक गर्ल ए है जो इस पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और दूसरी चढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब देखें, सो दोनों अलग अलग रेट से चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। Two girls, one Now,
अब देखें, सो ये देखिए रस्सी इसमें लटक रही है, तो दोनों 400 न्यूटन की हैं। दोनों कितना फोर्स लगा रही हैं? हर एक का वेट 400 न्यूटन है, तो ध्रुव एक का हर एक का मास क्या है? ये ठीक बता रहे हैं, आप बोलो। वेट कितना है? वेट 400 न्यूटन है, तो हर एक का मास क्या है? बोलो। वेट सर, मास 4 into न्यूटन velocity, है। सर। ये बिल्कुल ठीक करें, आप भी बोलो। सर एक बार 40 ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले लेकिन अमितेश ने बताया कि वेट इज इक्वल टू mg, तो इन्होंने कहा 4 और m into 10। ये मतलब अमितेश ने मन ही मन में कर लिया, सोचो। हाँ, उन्होंने कहा वेलोसिटी लगाइए सर, मतलब उन्होंने एक अनोखा नियम बताया। ये सबको पता था, लेकिन हम लोगों को ये कभी भी नहीं पता चल पाया आज तक कि वेट इज में वेलोसिटी भी आ सकती नहीं, कोई जान नहीं सका आज तक। आपने पूछा क्या था? हमने कहा किसी का वेट 400 न्यूटन है, तो उसका मास क्या है? तो सबसे पहले अमितेश ने बताया कि 40 kg। तो मैंने 4 न्यूटन बोला। आपने भी ठीक बताया, लेकिन क्योंकि सभी को खुश करना जरूरी है ना, नहीं तो फिर सरपंच में मैं कैसे जीतूंगा चुनाव। और सर सब ठीक ही बोल रहे थे, और सबसे पसंद आंसर आया अमितेश। अब जरा देखो, ये ए गर्ल है और ये बी गर्ल है, तो अब दोनों चल रहे हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है, तो दोनों का मास क्या है? 40 kg है, क्योंकि जितने kg उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी का मन हो तो 9.8 से करो, तो वेट आ जाता है। वेट न्यूटन में होता है और kg। अब आगे की बात देखें, तो ये जो लेगा वही हम भी ले लेंगे। जी का अगर कोई इशू है तो ले लेंगे। चलो अब देखिए, जितना किसी का वेट है, क्या उतना ही फोर्स ऊपर लगाया जाएगा चढ़ने के लिए? यस सर। तो वो लोग अपना कितना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं चढ़ने के लिए? 40 फोर्स, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड अपवर्ड बताइए। मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय ईच गर्ल अपवर्ड, तो दोनों लोग अपने वेट के ही बराबर तो करेंगे। 400 न्यूटन फोर्स लगाए, और पहली गर्ल कितना चढ़ पाई? बोलो। 8 मीटर। तो वो ग्राउंड से जितना चढ़ पाई है वो कितना है? 8 और दूसरी कितनी चढ़ पाई है? दूसरी भी 8 मीटर। दूसरी भी 8 मीटर चढ़ पाई। सो सेकंड इज आल्सो अप टू, दोनों 8 मीटर चढ़ी हैं, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? 8 मीटर इज 8 मीटर। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर ऑफ ए गर्ल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन, तो वर्क डन बाय ए गर्ल अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? क्या? भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, और अपॉन टाइम। फोर्स कितना लगाया पहले गर्ल? 400 न्यूटन 400 न्यूटन mg के बराबर, और कितनी डिस्प्लेस हुई? 8 मीटर और पहली गर्ल ने इतना चढ़ने में कितना समय लिया? 20 20 सेकंड लिया, तो 20 सेकंड लिखो। तो 20 से अब इसे क्या करो? कट कर दोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 28 जाए 160 वॉट, तो 160 वॉट पावर लगाई। अच्छा, पावर ऑफ बी गर्ल बताओ। पावर ऑफ बी गर्ल, तो वर्क डन अपॉन, लेकिन वर्क क्या होता है? तो पहले जो बी गर्ल है उसने कितना फोर्स लगाया? 400 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेस हुई? और कितना टाइम लिया? अच्छा, 50 सेकंड लिया। तो 50 से 0 0 काटो और 5 से काटो, एक आया 64 वाट। तो किस, फिर से समझो कि ये दोनों ऊपर चढ़ रही हैं, तो ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स बताओ दोनों में, बोलो। 400 न्यूटन है, और ऊपर की ओर अगर वर्क डन क्या होता है बताओ? F into
अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्या मैंने यही किया? अप्लाइड फोर्स यही वर्क डन है। और वर्क डन में अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो 1 सेकंड में वर्क डन आ जाए। तो इतना काम इन्होंने कितने सेकंड में किया? तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन में वर्क डन का फार्मूला रख दिया। तो इतना काम ये करते हैं 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना काम करते हैं डिवाइड कर निकाल। दूसरी गर्ल ने भी इतना फोर्स लगा के इतना जगह, तो इतना काम हुआ 400 into 8, लेकिन ये वो 50 सेकंड में कर पाई है। तो 50 से डिवाइड कर दो तो सर वो मास का कोई काम नहीं है ना, उन्होंने ऐसे निकाला। कुछ नहीं, वो तो एक हमें आइडिया होना चाहिए फिर भी ना कि मास क्या है ना। अब देखिए कितना लिख लिया आप लोगों ने। अब एक पेपर आप लोगों को दे दें, क्या लिखना? आपको ये सवाल करना है बस सर बस और पावर और 1 वाट की डेफिनेशन। हो जाएगा। उल्लू बस। अच्छा ठीक है। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, ये तो हो जाएगा। इसको मशीन नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। पहले सोच लेंगे लोग, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। एक ग्राफ 1 जूल वर्क 1 मीटर सेकंड in 1 सेकंड। पावर का डेफिनेशन ये तो हो जाएगा, ये तो इजी है, बट डेफिनेशन है। तो मशीन की जगह ऑब्जेक्ट लिख दें, मशीन लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट लिखने से मतलब कोई मशीन होगा या एक्सटर्नल एजेंसी। मशीन भी ज्यादा अच्छा है, एक्सटर्नल एजेंसी से तो। मशीन होती पावर करती है। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन किया। या हम लोग समझ में आ गया? सब बस वो नहीं लिखना है ना, P equals to W by T और उसमें वर्क पावर के फार्मूले में लिखना है। ओके सर को नाम बोल के भी गए थे प्रिंसिपल मैम की, इतना टेस्ट दिया अभी इनसे कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है नंबर मेरे को देना तो 50 किलो का लड़का है और ये सीढ़ियां मान लो कितनी 45 ये बनाई नहीं जा सकती। 8 कहाँ गया सर, 8 नहीं किया स्टेप्स तो 45 सर 11 तो चल रहा है बेटा, 11 तो एक लड़का 50 kg का है और वो इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो now he is moving like this। अब एक स्टेप की हाइट कितनी बताओ? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो इस पूरे 45 स्टेप की हाइट कितनी होगी? into 15 तो टोटल हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ 45 स्टेप्स एक की 15 सेंटीमीटर है और इंटू 45 और बात समझे? डिवाइड करेंगे समझो एक स्टेप तुम चढ़ते हो तो 15 सेंटीमीटर चढ़े, 6 ऐसे 45 स्टेप्स चढ़ो। अच्छा फिर मीटर्स में निकालना है, वो बाद में निकाल लेंगे, लेकिन एक स्टेप में आप 15 सेंटीमीटर चढ़े कितना? तो 675 45 स्टेप्स में कितना चढ़े हो? 75 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलो तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 डेसिमल पहले तो क्या होगा? 6.75 मीटर। ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो हाइट हो गई। अगर किसी बच्चे का अभिषेक 50 kg मास है तो वो कितना मस्कुलर फोर्स लगाएगा ऊपर चढ़ने के लिए? ये ठीक बताना है। आप भी बोलो। सर 15 to 10 mg, क्योंकि 15 to 10 500 एम उसका न्यूटन नीचे वेट है और उतना ही ऊपर लगा है। चलो सो ये बच्चा ऊपर क्यों कितना फोर्स लगा रहा है बताइए चढ़ने के लिए? 500 न्यूटन। तो मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय बॉय, ये वेट, अच्छा हाँ ठीक। अप्लाइड बाय बॉय, तो
इज इक्वल्स टू हिज वेट। वो किसके बराबर मस्कुलर फोर्स लगाएगा? अपने वेट के बराबर। जितना वेट है उतना लगाएगा। और वेट क्या होता है? क्या mg? तो दैट इज 50 into 10, तो दैट इज 500 न्यूटन। जितना न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही तो अपवर्ड फोर्स लगाओगे सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो इतना लगाया, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या वर्क डन आ जाएगा? तो वर्क डन निकालिए। वर्क डन क्या होता है सनी? वर्क डन का फार्मूला सनी? into S upon हाँ अपॉन। 30. हार्ड था इसीलिए नहीं बता पाया, और सिंपल होता तो बता ही देते। नहीं भाई, इतना हार्ड कौन बता पाए? वर्क डन नाम ही कितना बड़ा है, बेचारे कैसा बता पाएंगे? उसने सही बताया तो चल। बहुत ठीक क्यों? वही तो है कि नहीं? अरे वो ध्रुव। हर कोई नहीं बता सकता है। ऐसे फोर्स कितना लगाया? 500। और एस की जगह ध्रुव क्या रखें? 6.75. 6.75। तो ये वर्क डन आ गया। वर्क डन 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो 5 जा 25 और 5 7 जा 35, 7 आ गया। 30. और 5 7 जा 35 और 35 + 2 7, 5 6 जा 33 आ गया। और 2 जीरो भी है वो भी लगाओ, और 2 डिजिट पहले डेसिमल। तो ये किस में आएगा ध्रुव? जूल्स पर. जूल पर? जूल्स. अच्छा जूल। इसमें तो अलग. तो वर्क डन क्या हुआ? 3375 जूल आ गया। अच्छा पावर क्या होती है? W बाई तो 3375। और वो कितने सेकंड में चढ़ पाया है? 9 सेकंड। 9 सेकंड से आप डिवाइड करें तो 9 से 3375, तो 9 3 जा 67। 67। भाई 67 नहीं बचा तो अरे अप्रॉक्स है भाई। Approx है क्या? और क्या? बोलो सही है? क्या? तो दैट इज 375 वॉट। तो उसकी पावर कितनी हो गई लड़के की? पावर ऑफ बॉय इज 375 वॉट। अब जरा देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेज 156। तो क्या पावर की डेफिनेशन हो चुकी है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, और 1 वॉट भी हो चुका है। नाउ a lamp consumes 1000 joule of electric energy in 10 seconds. So सौम्या इसका क्या आंसर होगा? अगर एक कोई सेकंड एक लैंप है वो 1000 जूल एनर्जी दे रहा है और 10 सेकंड में दे रहा है 1000 जूल एनर्जी, तो वो उसका पावर कितना है? 100 वॉट। तो जो भी बल्ब होते हैं क्या वो वॉट में होते हैं? 9 वॉट 10 वॉट ये सब वॉटेज में है जितने भी चीजें। यानी ये कितनी 100 वॉट का अगर बल्ब है तो वो हर सेकंड कितनी एनर्जी देगा? हर सेकंड कितनी एनर्जी देगा? 1000 जूल। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 100 वाट था ना, तो 100 वाट को 100 जूल पर सेकंड बदल दिया, तुरंत बोला 100 जूल। ये स्किल होती है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। देखो इनके हर सवाल आज सही निकल रहे हैं भाई। पहले भी इन्होंने बोला था कि वेट में वेलोसिटी लगा दो, कौन इतना समझ पाएगा। और अभी भी इन्होंने तुरंत बोला कि 100 वाट के बदले से हम 1000 जूल एनर्जी देंगे। बहुत बड़ी बात है। छोटे 100 वाट का है तो कोई चीज, ये जैसे फैन अगर 150 वाट का है, इसका क्या मतलब है? 150 वॉट पर सेकंड की हवा लेंगे। सुन लें, 150 जूल एनर्जी वो मेन से ड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रिक मेन से। हमें कितनी दे रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि इसका कॉइल पीछे गर्म भी हो रहा है। हो सकता है हमको 125 ही दे रहा है, अब बाकी उसका एनर्जी वेस्टेज है। मोटर पर गर्म हो जाती ना, कूल तो रहता नहीं। तो इसलिए बहुत किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की एफिशिएंसी 100% नहीं है।
वो 95% तक काम करेगा, 5% उसमें एनर्जी वेस्ट हो, हीट अप हो जाता है। तो इसलिए अगर एक बल्ब है 100 वाट का है तो इसका मतलब है वो मेन से कितनी एनर्जी ले रहा है। 100 वॉट ये बता नहीं रहे, आप बताओ। था मेन से 100 जूल पर सेकंड भी बोलो, हर सेकंड को कितनी ड्रॉ कर रहा है? 100 जूल पर सेकंड। सो ए बल्ब ऑफ 100 वाट क्या कर रहा है बताइए। तो अब इसमें इसकी पावर निकालो। पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू, फिर से समझो, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अपॉन टाइम। अब जरा एक बात देखो, यानी आपसे ये जो आप इससे जो एनर्जी ले रही हैं 100 वाट के बल्ब से, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भले ही आप लाइट ले रही हो। 100 वाट के बल्ब का ये मतलब नहीं है कि 100 जूल का हमें लाइट दे, हो सकता है 99 ही दे, लेकिन वो वहां से कितना ले रहा है? 100 जूल ले रहा है कि नहीं पर सेकंड। तो वो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन बाय एन अप्लायंस इज 100 जूल पर सेकंड। समझ लो, क्योंकि वॉट क्या होता है, फिर से समझे, 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 जूल। सुनिए, देखो पहले धर्मेश सुनना फिर रिपीट करना। ए बल्ब ऑफ 100 वाट ड्रॉस 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड फ्रॉम मेंस। इतना रिपीट करो, वापस नहीं होता है, बोलो। A bulb of 100 watt draws 100 joule electrical energy per second from main. तुम तो पूरा बता देती हो, अब बोलो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसा बोल पाएंगे। A bulb draws 100 joule energy from the main switch in 1 second. काफी चीजें कम, बोलो। A bulb of 100 watt draws 100 joule electric energy per second from मेंस है, ठीक है ना, जहाँ भी मेंस अप्लाई है। रिपीट करो। A bulb of 100 watt draws 100 joule energy in per second from main. कुछ कम है, बोलो। A bulb of 100 watt drawn 100 joule per second energy from main. नहीं, अभी भी नहीं है, ये ईशान बोल देंगे। मैंने याद आप बोल दो, खड़े खड़े ही बोल दो, पानी पीने चले जाना, बोलो। A bulb of 100 watt drawn from electric in 100 joule per second from main. बोलो आंचल। A bulb of 100 watt drawn from 100 joule electric energy per second from main. देखो सेंटेंस तो तुम्हारा ही सही हुआ, अभी तक कोई बोल नहीं पाया। हमने बताया था कि बहुत बड़ी बात तुमने करी, बोलो। A bulb of 100 watt draws the 100 joule electrical energy in 1 second from the main appliance. यस, अब दोबारा इनका सही हुआ, अब फिर तुम बोलो। A bulb of 100 watt draws the 100 joule electric energy in per second from main. रिपीट करिए धर्मेश। 100 watt bulb drawn 100 joule energy per second from the main switch. अब ध्रुव एक रिपीट करेंगे, ये कर लेंगे, इनका भी माइक होते हैं। 100 watt draws 100 joule energy per second from the main. थोड़ा सा चलो। ए बल्ब ऑफ यानी क्या चीज है? अ बल्ब A bulb of 100 watt ऑफ 100 वाट 100 joule ड्रॉस energy कितना ड्रॉ करता है? 100 जूल per second. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इससे वो एनर्जी लेगा क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेगा। Yes, sir. तो इसलिए उस एनर्जी का क्या नाम पड़ेगा? आप तो जानते हो ना, जो वायर में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जा रही है उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कुछ लोग सिर्फ एनर्जी ही बोले हैं, एनर्जी पर सेकंड। अब क्योंकि मैं सबसे इससे बुलवा रहा हूँ क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही यही है। ओ ये खत्म तो नहीं हाँ, हुआ? अब ये जो बोल लेगा वही अगले टॉपिक पे पहुंच पाएगा। फ्रॉम मेंस
अब जरा देखो, तो बोलो, अब यहाँ भी फार्मूले में आ गया कि उसने, अब समझ लीजिए, उसने पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली। देखो क्वेश्चन, 1000 यहाँ वर्क डन ना लिखना, फार्मूला बदल गया। देख लो क्वेश्चन में भी लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन पढ़ो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछे तो फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। एनर्जी ही तो वर्क डन होता है, तो ये भी 100 जूल एनर्जी उसने ड्रॉ की, और कितने सेकंड में की बताओ? 10 सेकंड में। तो बोलो उसका कितना वॉटेज आ गया? 100 वॉट का बल्ब हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? 100 वॉट का बल्ब हो गया। अब जरा देखिए, डिफाइन एवरेज पावर। सो एवरेज पावर क्या होती है? टोटल एनर्जी कंज्यूम, दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल एनर्जी होगा ना। नहीं, कोई भी एवरेज पावर किसी मशीन की भी हो सकती है। टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी 6 घंटे तक वो काम करता रहा कोई मशीन, तो उसने कुछ काम किया होगा, तो कभी बंद हुआ, कभी कुछ, तो एवरेज है ना, कभी धीमी भी पड़ गई, और टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर is ratio of total work done is, ये लिख दो, total work done divided by, किससे डिवाइड करोगे? टोटल टाइम टेकन, तो वो एवरेज पावर होगी। एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, अभी कितना मशीन ने काम किया, वो इंस्टेंटेनियस पावर है, तत्कालिक उसकी शक्ति क्या है। और एक होती है एवरेज, 6 घंटे चला दिया, देखो कितना पानी भरा, कितना वर्क डन हुआ, और मशीन 6 घंटे चली, है ना। तो वो चीज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पावर का एक और क्या फार्मूला है नेहा, जरा रिपीट करो। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो उसकी पावर किस में नापी जाएगी कि वो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर सेकंड ड्रॉ कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी कि नहीं, उसकी पावर को भी इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। अब जरा देखें ना, अब देखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आपको यहां से बताएं। इसका फार्मूला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम, क्या होता है? टाइम, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुमने सही समझ आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ आ गई कि यहाँ से कितनी एनर्जी ड्रॉ हुई। क्या यहाँ से जितनी एनर्जी ड्रॉ होगी उतना तुम्हारे नीचे मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, है ना, और उसका पैसा देना पड़ेगा। तो वो कॉमर्शियल यूनिट भी इसकी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं से देखो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई? वर्क ही समझो, वर्क क्या पावर इनटू टाइम नहीं होता। आप यहाँ देखें ना, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हुआ? पावर। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करूंगा तो वहां एनर्जी आ जाएगी, तो पावर इनटू टाइम नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां वो एनर्जी कितनी ड्रॉ करेगा उसका पैसा दो। अच्छा, तुम 1 किलोवाट की चीज लो, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट समझते हो? Yes, sir. कि 1000 वाट का आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, ये 150 वाट का है। अच्छा, ये 2000 वाट का है एसी, वो 1500 वाट का, ये 9 वाट का बल्ब है, बस 9 वाट का ये ट्यूबलाइट, और ये जो टीवी है ये 15 वाट का है। बस हाँ, पहले 250 वाट के आते थे, अब ये जो एलईडी एलसीडी आने लगे ना, ये 15 वाट रेटिंग बढ़ती है है ना। तो सबकी अलग अलग है। जो आपका कूलर है वो 500 वाट का है। कूलर कितने का है? 500 वाट का है। इसी तरीके से फ्रिज 250 वाट का है, सीलिंग फैन 200 वाट का है। एसी ये 1 घंटा चलता है तो 24 रुपए देना पड़ता है, तो कॉमर्शियल यूनिट है। और वो 1 घंटा चलता है तो 15 रुपए देना पड़ता है। तो अब आप समझिए 1 किलोवाट की क्या चीज है?
अभी बताया है। अगर तुम 1 किलोवाट की चीज को 1 घंटा चलाओ, घर में प्रेस करो, Yes, sir. तो उससे जो यूनिट खर्च होगी उसे 1 यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 unit. 1 यूनिट उसका 10 रुपए चार्ज करती है राजस्थान सरकार, गहलोत सर सरकार। अभी एक घंटे पोस्टर लगाए थे 50 देख लो, 1 किलोवाट की चीज कितनी देर चलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस पावर को मैं किस में ले लूं बताऊं? किलोवाट में। और इस टाइम को किस में ले लूं? आवर में। तो बोलो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? किलोवाट आवर। क्या हो जाएगी? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर। सो लिखो कॉमर्शियल यूनिट। बात ना करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इस बताइए, किलो वाट आवर और यूनिट, यूनिट्स कहते हैं। अगर 1 किलोवाट आवर है, आपने एक प्रेस था 1 घंटे चलाया तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो गई, एक रीडिंग बढ़ गई। और 2 घंटे चला लिया तो 2 यूनिट समझ में आ गई? 2 किलोवाट की चीज है और 2 घंटे चला रही हो तो तुम्हारे मीटर की रीडिंग कितनी बढ़ जाए? 2 किलोवाट का है और 2 घंटे चला रहे हैं। हाँ, 4 एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 into 2 अच्छा हाँ 2 किलोवाट उसकी पावर हुई। हाँ, और 2 घंटे चलाया। समझ आया? तो जितनी भी रीडिंग है तो कितना रुपया देना पड़ेगा? कितना 50 होता है? 10 रुपए पर यूनिट है। 40 40 रुपए का काम आप करते हैं। ठीक है, 40 अब ये बात समझ लीजिए। तो यूनिट्स हैं, बताओ 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो। मैं बता सकता हूँ, मैं कर करो। सकता हूँ। If a machine of 1 kilowatt Sir. does work for 1 hour, then the electrical energy will be then electrical energy of that machine will be 1 unit. हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड consume 1 इफ हाँ an electrical appliance, if an electrical, अभी फिर से बताएंगे। स्मार्ट सो गया। If an electrical appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, then कितनी स्मार्ट है तो। बात न करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed will be 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour. अब फिर से देखो, मान लो अभी हमने क्या फार्मूला बताया था? पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की अपॉन टाइम। अगर इसने 18 जूल एनर्जी ले ली 2 सेकंड में, अप्लायंस को सुन लो, इसने कितनी एनर्जी ली है? जूल 2 सेकंड में। इसकी पावर बताओ, वॉट? तो इसने 18 जूल एनर्जी ली। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि इसने 18 जूल एनर्जी ली और कितने सेकंड में लिया? 2 सेकंड में। ये है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? 2 तो 9 वॉट हो गई कि पर नहीं? सेकंड। 9 जूल पर सेकंड या 9 वॉट हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड को अगर मैं देखूं तो क्या पावर इनटू टाइम लिख दूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? तो ऊपर भी लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? पावर इनटू, ये फार्मूला हुआ। अब जरा देखो पावर की यूनिट क्या है? और की वॉट वॉट। और टाइम की? सेकंड। अच्छा, वॉट को क्या जूल पर सेकंड लिख सकते हो? हाँ। तो सेकंड करके फिर से जूल आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या जूल में हो सकती है ना? या तो जूल में भी हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम विल बी पावर इनटू टाइम ही लिखा है कि नहीं? अगर पावर तुम किलोवाट में लो, पावर किस में लो? किलोवाट में। क्योंकि ये जो हम लोग हैं, एवरेज लोग हैं, इसमें किसान लोग भी हैं और गरीब रिक्शे वाले भी हैं, वो बदल नहीं सकते। वो बाजार से उन्हें मालूम है, हाँ 1 किलोवाट का ये प्रेस है और 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट जाएगी, उनको भी मालूम है।
वो बदल लेंगे क्या किसी में? जूल में बदलेंगे? उन्हें जूल पता ही नहीं चल पाया आज तक। ये कभी भी वो मालूम है 1 घंटे प्रेस चलेगी तो 10 रुपया खर्च यूनिट को होगा। जूल भी कह सकते हैं। यूनिट को जूल। अब इसको मैं जूल में बदलूंगा अभी, लेकिन अभी नहीं बदलना। लेकिन सारे एनर्जी जूल में कन्वर्ट की जा सकती है कि नहीं? अब जरा देखो पावर कितनी बताओ? 1 किलोवाट। और 1 किलो पावर इन किलोवाट, ये मतलब क्या है? इसकी यूनिट लिखिए। तो ये क्या है बताओ? यूनिट के लिए कह रहे हैं, ये फार्मूला हो गया। अब यूनिट के बारे में बात करें, तो यूनिट इसको किस में लेंगे? इसको किस में लेंगे? आवर में। तो कोई घरेलू महिला भी उस चीज को कर सकती ना कि 1 प्रेस 1 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट होगी। तो उसकी यूनिट क्या हुई बताइए? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर एंड कॉमर्शियल यूनिट इज यूनिट। देख लो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट्स। यानी अगर तुम किसी से कहोगे भैया तुम्हारे यहाँ बिजली का बिल कितने यूनिट आया, कि वो तुमसे पूछने आएगा किलोवाट आवर आया। हमारा तो 200 यूनिट लग जाता है, तुम्हारा कितना लगता है? तो कॉमर्शियल का मतलब जिसमें पैसा लेगी सरकार, उसी पे तो सारा पूरा राजस्व टिका है, एक्सचेकर पूरा, सारी बसों का सब, ये पूरा राज्य किस पे चलता है? बिजली बिल पे ही तो चलता है। तो कॉमर्शियल क्यों कहा गया? क्योंकि इस पे सरकार पैसा लेगी। सही है? तो वैसे तो बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की यूनिट क्या है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, किलोवाट आवर। ये तीसरा प्रश्न इन्होंने आज सही बताया कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। और कॉमर्शियल यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो। when an home appliances is of 1 kilowatt is used for 1 hour and so it produce. हमको नहीं पता, ये बताएं। If an electrical appliance of one explain. हाँ, If बोलो। an electrical appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, then its electrical energy consumed will be units. 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। रिपीट करो। सब में तो स्मार्ट ही है। For 1 hour, then electrical बस वो है, मैं लिख नहीं पाता, मैं ये तो लिखने में मेरा हाथ दुख जाए तो मेरा मन निकल जाता और 1 यूनिट। यदि एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है वो 1 घंटे के लिए काम करता है, तो विद्युत ऊर्जा की खपत 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट होती है। नाउ डिफाइन 1 किलोवाट आवर। रिपीट करो, बात ना करें। 1 kilowatt runs for 1 hour, then the electricity consumed by it will be 1 kilowatt hour or 1 unit. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कंज्यूम हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इलेक्ट्रिसिटी भी सही है ना? इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी तो द रनिंग ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो एनर्जी दी सरकार ने वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। एक बार ध्रुव और रिपीट कर दो। If an electrical appliance of 1 kilowatt run for 1 hour, then the electrical energy consumed will be 1 kilowatt. सही है? सो इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या दिखाई? यूनिट्स। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। क्वेश्चन क्या है? दे रहे हो करने के लिए 1 किलोवाट आवर इनटू मतलब